और इन दोनों के बीच में डिफ्यूज़न रेट ज़्यादा अच्छा है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, क्योंकि देखो एक सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स के गैप जितने होता है, लिक्विड में ज़्यादा गैप होता है। तो अगर ज़्यादा गैप है तो वो ज़्यादा अच्छे से घुल जाएंगे। अगर कम गैप है तो वो घुलेंगे कैसे? उनके ज़्यादा गैप नहीं है, तो एक गैप में दूसरा पार्टिकल्स घुसने के लिए ज़्यादा उसको दिक्कत फॉर्म होगा। सॉलिड है, लिक्विड है, गैप ज़्यादा है, और दूसरा लिक्विड आ रहा है, उसमें भी गैप ज़्यादा है, तो वो घुस जाएगा आपस में। लेकिन सॉलिड में उतना गैप नहीं है, तो दिक्कत होगा यहाँ पर पार्टिकल्स को एक साथ में इंटरमिक्स होने के लिए। सो पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। सो यही था हम लोग का द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अभी गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। गैसेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ के लिए। एक, गैस लिक्विड से ज़्यादा स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड में दो पार्टिकल्स के बीच में जितने गैप रहते हैं, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में उससे भी ज़्यादा गैप रहता है, ज़्यादा स्पेस रहता है। दूसरा, लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी जितना होता है उससे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है गैस का। सो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। वो हाईली कंप्रेसिबल कौन सा एक्सपेरिमेंट से कर रहा है? देखो ये एक्सपेरिमेंट से कि एक पिस्टन ले लिया और वो देखो इंजेक्शन जैसा टाइप का एक कुछ मशीन बनाया है, और उनमें क्या किया है कि ये जो एंड है यहाँ पर रबर कॉर्क लगा दिया, और फिर इस पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं, तो देखो वो ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है। अगर आप यही सेम एक्सपेरिमेंट एक वाटर के साथ करो तो आप लोग शायद पिस्टन को ज़्यादा नीचे नहीं ला जा सकते। इतना दूर जाने के बाद वो जो कॉर्क है वो निकल जाएगा। दैट मीन्स वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता वाटर के लिए। तो लिक्विड के लिए कंप्रेसिबिलिटी जितना होता है, गैस के लिए उससे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। सो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ो, यहाँ पर वही बताया गया है कि पिस्टन, सिरिंज का जो पिस्टन है वो ज़्यादा पुश हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। दैट मीन्स कंप्रेस हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, लेकिन लिक्विड उतना कंप्रेस नहीं होगा जितना गैस कंप्रेस हो रहा है। सो इससे पता चल रहा है कि गैस का कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड से भी ज़्यादा है। सो गैस का कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड से ज़्यादा है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा है। यहाँ पर देखो दो एग्जांपल दिए हैं कि एलपीजी गैस होता है और सीएनजी गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखो यहाँ पर कंप्रेस लिखा गया है, ऐसा क्यों होता है? देखो, आपको गैस को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना पड़ता है, कंप्रेसिबिलिटी गैस का ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप क्या करोगे, अगर कंप्रेस कर दोगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के गैस को छोटे से कंटेनर में भी ले जाना पॉसिबल हो जाएगा। अगर इतना बड़ा कंटेनर है तो ऑब्वियसली लिक्विड ले जाओगे तो इतना वॉल्यूम का ही ले जा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि कंटेनर इतना बड़ा ही था और आपने कंप्रेस कर दिए वो सारे गैस को, तो जो इतना वॉल्यूम का गैस था वो कंप्रेस होके इतना छोटा जगह में आ गया। इतना छोटा जगह में आ गया मतलब आपको इतना जगह खाली मिल गया। फिर इतना जगह में आप फिर कंप्रेस करके थोड़ा गैस भर लोगे, फिर कंप्रेस करके और भी ज़्यादा गैस भर लोगे, यहाँ पर भी और भी ज़्यादा गैस होगा। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैरी कर सक रहे हो अगर कंप्रेस कर दे रहे हो, तो कितना गैस यहाँ पर भर गया। बेसिकली जितना वॉल्यूम का वाटर भर रहा था, लिक्विड भर रहा था, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भर सकोगे। वही बात बता रहा है, पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। हाँ, गैस, एक गैस दूसरा गैस में जब भी आपस में मिलते हैं तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। ये बात को समझो कि द पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देम। आपने घर में घुसे, घर में कोई एक कॉर्नर में छोटा सा परफ्यूम स्प्रे कर दिए, आप उस घर के दूसरे एंड में जाओगे तो भी वो परफ्यूम आपको, परफ्यूम का स्मेल
मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब बात को समझो, क्योंकि जो गैसियस मैटर के बीच में स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो पार्टिकल कॉर्नर में था वो ज़्यादा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो बहुत जल्दी मूव कर रहा है, तो वो एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा, बहुत क्विक एक जगह से दूसरे जगह में चल जाएगा। और दूसरे तरीके से उनके बीच में गैप भी ज़्यादा है, तो गैप ज़्यादा है तो एक एंड से दूसरे एंड में ज़्यादा गैप होने की वजह से रीच बहुत इजी हो जा रहा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप परफ्यूम को एक जगह से दूसरे जगह में स्मेल को जाना पड़ रहा है तो उसको ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है। गैस से तो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, उसलिए स्मेल क्विक वहाँ पर चल जा रहा है। सो वही बात बताया गया कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हाई स्पीड क्यों हो रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली उसका स्पेस एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के स्पेस में ज़्यादा हो रहा है। सो गैसेस शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। इन द गैसेस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडम एट हाई स्पीड। यस, ये हाई स्पीड क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, नोटिस करो कि रैंडमली मूव करते हैं। दैट मीन्स कोई फिक्स नहीं है कि वो ऐसे मूव करेगा फिर ऐसे जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दैट मीन्स वो रैंडम है, उसका कोई फिक्स नहीं है, उसका मूवमेंट कोई फिक्स नहीं है। देखो नीचे एक पिक्चर बताया गया है, उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कितने कैसे गैप्स होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है। आपको नज़र में आ रहा है कि ये सॉलिड है, देखो इसमें पार्टिकल्स के बीच में गैप भी नज़र आ रहा है, और देखो कितना, देखो सिस्टमेटिक मैनर में ये लोग आपस में प्लेस्ड है। जैसे लग रहा है कि कोई इनको एक के बाद एक बैठाया है। लेकिन देखो गैस के लिए, लिक्विड के लिए क्या हो रहा है, कुछ रैंडम है ये लोग पार्टिकल्स। ये सॉलिड के लिए देखो गैप जितना था उससे थोड़ा ज़्यादा है, देखो दो पार्टिकल के बीच में गैप में। और ये जो एरो दिखा रहा है, ये एरो मतलब काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है कि उसका मूवमेंट, देखो पार्टिकल का मूवमेंट कोई रैंडम वे नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड मैनर में नहीं है। कोई इधर एरो दिखा रहा है, कोई इधर एरो दिखा रहा है, कोई इधर एरो दिखा रहा है, कोई इधर एरो दिखा रहा है। दैट मीन्स उसका मूवमेंट फिक्स नहीं है, रैंडम है। और स्पेसेस भी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है पार्टिकल के बीच में। अब गैस में अगर आ जाओ तो गैस में देखो कितना गैप है पार्टिकल्स के बीच में, और ये जो हो रहा है ना, ये आपको दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मूव कर रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। दैट मीन्स उसका जो मूवमेंट है वो बहुत हाई है, वो हायर स्पीड में मूव कर रहा है। और देखो मूवमेंट का डायरेक्शन देखो, ये भी रैंडम है, कहीं भी हो रहा है, कोई इधर 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 हो रहा है। सो ये पिक्चर उसी लिए बताया है देखो कि गैसेस के लिए कितने स्पेसेस होते हैं, उनका मूवमेंट का प्रोसीडियर देखो, डायरेक्शन देखो, बीच का जो दो पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेसेस है वो ज़्यादा है। लिक्विड का सॉलिड के लिए भी देखो, सॉलिड में देखो उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, लिक्विड में मूवमेंट हो रहा है, गैस में तो बहुत मूवमेंट हो रहा है। सो these are the basically the solid state, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसेस स्टेट। तो ये क्या हो गया, ये मैटर का तीनों स्टेट के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत जान लिया। अच्छा, अभी सवाल आ रहा है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? क्या कोई मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? अगर चेंज कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट है जो चेंज करने में मदद करता है? अब आपको वो एग्जांपल मैंने बताया था कि आइस था, देखो तीनों ही H2O है, आइस भी H2O है, पानी भी H2O है, और गैस वेपर ये भी H2O है। उबलता हुआ पानी जो होता है वो वेपर होता है, और ये भी H2O होता है। तो तीनों तो अलग अलग स्टेट हो गया, सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैसियस हो गया। तो क्या कोई इफेक्ट है जो इन तीनों को चेंज करता है, दैट मीन्स स्टेट चेंज होने में मदद करता है? हाँ, तो दो इफेक्ट है, एक देखो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर का इफेक्ट है, और दूसरा क्या है, ये देखो प्रेशर है।
ये दोनों एक्चुअली स्टेट चेंज होने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो पहले टेम्परेचर के बात समझते हैं। देखो आप लोग को काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पता चल गया। सॉलिड स्टेट ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। आप अगर थोड़ा टेम्परेचर डाल देते हो तो वो मूवमेंट होना शुरू कर देता है। मूवमेंट होना शुरू कर देता है मतलब उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है। गैप बढ़ जाता है तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर मतलब आप कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई दे रहे हो, और सप्लाई देने से क्या हो रहा है, उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन था वो वीक हो जा रहा है। वीक हो जाने से उनके बीच में गैप ज़्यादा हो जा रहा है। स्पेस अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो वो सॉलिड से लिक्विड में चल जा रहा है। तो ये कॉमन एक फॉर्म है ये समझने के लिए कि टेम्परेचर कैसे मैटर के स्टेट को चेंज में हेल्प करता है। लेकिन इसको थोड़ा एलाबोरेटली समझते हैं कि देखो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। यस, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं ज़्यादा स्पीड लेके, ग्रेटर स्पीड, विथ ए ग्रेटर स्पीड। सो द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट, जो बाहर से आपने जो हीट दिया है, वो जो सप्लाई किए हो, वो जो एनर्जी सप्लाई किए हो, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था उसको इफेक्ट डालता है, उसको तोड़ देता है। एंड द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, उनका पोजीशन में चेंजेस आ जाता है, वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है। अब मूव कर देता है तो दैट मीन्स उनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो सॉलिड फॉर्म से चेंज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं। देखो, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज होके लिक्विड हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे, वो टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अभी डिफरेंट मैटर के लिए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए वो मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आइस, वो 0 डिग्री में ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आयरन, उसको 990 इतना डिग्री टेम्परेचर करना पड़ेगा तो जाके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। टाइटेनियम, वो तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जाना पड़ेगा तो जाके होगा। एंड देयर आर डिफरेंट मटेरियल जिनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? वो पॉइंट, वो टेम्परेचर पॉइंट जिस टेम्परेचर डालने के लिए या फिर सप्लाई करने के लिए एक सॉलिड मैटर कन्वर्ट होकर लिक्विड मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप सोचो कि लिक्विड को भी अगर आप लोग हीट देना शुरू करते हो तो लिक्विड भी एक टाइम आएगा जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वो पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सॉलिड से लिक्विड के बारे में हम लोग ने सोचा है, तो लिक्विड से गैसेस के बारे में सोचो कि आप हीट बढ़ाते जा रहे हो तो जो गैप था वो और भी बढ़ना शुरू कर दिया, तो वो लिक्विड से गैस हो गया। तो जिस टेम्परेचर में लिक्विड से वो गैस हो जा रहा है, अपने घर में शायद उबलते हुए पानी के कटोरों में भी देखा हो कि पानी को पहले आप उबलने के लिए रख देते हो, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है कि पानी उबलने लगता है और फिर वेपर होना, जनरेट होना शुरू कर देता है। दैट मीन्स लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वो टेम्परेचर रीच हो गया, वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। आप वो जो कंटेनर था उसके ऊपर अगर आप थोड़ा एक तो प्लेट रख दो तो आपको नज़र आएगा कि प्लेट के नीचे वाटर पार्टिकल्स छोटा छोटा एक्यूमुलेट होना शुरू करता है। तो वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जब भी प्लेट का ऊपर आ रहा है तो प्लेट में थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, हीट रिड्यूस हो जा रहा है। हीट रिड्यूस हो जाने से जो गैस फॉर्म में था वो फिर से लिक्विड हो जा रहा है। सो इट इज़ बेसिकली ऐसा हो रहा है कि
टेम्परेचर आप जितना बढ़ा रहे हो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लिक्विड से गैस हो जा रहा है। जिस टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड हो रहा है उसको बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर में लिक्विड से गैस हो रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस टू टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आप लोग इन दोनों दोनों डेफिनेशन को आप लोग बुक से बहुत ही ध्यान से याद करो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसके रिलेटेड, कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड कर दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या ये पॉसिबल है कि वो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हो गया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अभी हम लोग ने जस्ट प्रीवियस में पढ़े हैं कि सॉलिड से लिक्विड अगर होना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होना है। टेम्परेचर बाहर से अप्लाई नहीं करोगे तो सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि सॉलिड से लिक्विड भी हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है। आपको समझना पड़ेगा कि ये एक पर्टिकुलर टाइम का बात बता रहा है। वो सॉलिड से जब लिक्विड होता है तो थोड़ा इलाबोरेटली समझते हैं कि कैसे होता है। क्या सिर्फ टेम्परेचर देने से ही हो जाता है। यहाँ पर हीट के बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये देखो, ये लेटेंट हीट क्या होता है। आप सोचो कि वाटर, ये आइस है और ये वाटर है, दोनों ही सेम मैटर है, H2O है, दोनों ही H2O है। ये भी वाटर भी H2O है, आइस भी H2O है। तो ये ऊपर वाला आइस है। अभी देखो ये सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा, आपको हीट देना पड़ेगा। तो आपको जस्ट अगर थर्मोमीटर से आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बर्फ़, दैट मीन्स आइस, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने जस्ट थोड़ा सा ही टेम्परेचर और दिया, जिसमें 0 डिग्री से टेम्परेचर चेंज होके 1 डिग्री नहीं हुआ, वो 0 डिग्री ही रहा, लेकिन थोड़ा हीट ऐड किए तो वो सॉलिड से लिक्विड हो गया। वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आपने ऐड किया, जो टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, 0 डिग्री था, वाटर भी 0 डिग्री ही हो गया, लेकिन स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो वो जो छोटा अमाउंट का आपने हीट दिया जिससे स्टेट तो चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वही हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट बहुत ही कम था। अब देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर आपको थोड़ा एलाबोरेटली बताया गया है कि वो जो लेटेंट हीट होता है वो वाटर के लिए कैलोरी में बताया जाता है। यहाँ पर आपको बताया नहीं है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल, पिक्चर भेज देता हूँ। देखो होता क्या है, हीट को हम लोग बेसिकली केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट से ही डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एनर्जी को हम लोग कैलोरी के हिसाब से, कैलोरी के यूनिट से मेज़र करते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसी को हम लोग हीट एनर्जी से अगर डिफाइन करें कि कोई भी हीट ऐड हुआ है, मतलब कुछ कैलोरी हीट ऐड हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, डिग्री में चेंजेस नहीं हो रहा, डिग्री में चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। अब शो यू
आप लोग वो जब तक वो पिक्चर नहीं देखोगे तब तक लेटेंट हीट के बारे में समझ में नहीं आएगा। लेटेंट हीट कभी भी डिग्री केल्विन या फ़ारेनहाइट में बताया नहीं जाता, लेटेंट हीट हमेशा कैलोरी में बताया जाता है। तो क्या हो रहा है, आप सोचो